Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center, dear students। आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु कोशिका के बारे में। कल या इसके पहले के वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे, जो आपका सेकंड लेसन है उसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था, तो कल अगर हम बात करें थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए तो देखिए उसमें चार जो थी क्या थी, परत थी, जो सबसे बाहरी परत थी वाय परत थी, फिर अंतः परत थी या वाय त्वचा, अंतस त्वचा, उसके बाद मध्यस्थ और उसके बाद टैपिटम। टैपिटम के बाद यहाँ पे क्या थी, सेल्स थी, ठीक है। और सेल्स में जब इनमें क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये इनमें दो कोशिकाएं बनी हुई थी, ठीक है। और इनके बाहर जो क्या था, कैलोज का फॉर्मेशन हुआ था। जो टैपिटम है वो क्या किया था, टैपिटम साबित होकर कैलोज का फॉर्मेशन किया था। कैलोज फॉर्मेशन मतलब कि इस पे किसी चीज का किसी बाहरी आघातों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें फिर तो दोबारा से क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, तो 1 से 4 कोशिकाएं बनी थी ना। तो इसी के आगे हम चलते हैं, हमारी लघु बीजाणु कोशिका बन गई है। अब उससे परागकण कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, फर्स्ट और सेकंड, तभी जाके कंप्लीट होता है। तो उसमें टोटल कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 बनती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और माइक्रोस्पोरोसाइट लिखा गया ना, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरोसाइट, लघु बीजाणु। इनसे क्या हुआ, 2 केंद्रक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 2 केंद्रक बने, 2 से फिर जब सेकेंड टर्म में आए, सेकेंड टर्म है ये आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं हुई यहाँ पे, उसके बाद 2 से 4 बना, ठीक है। कितना बना, 4। और इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बना, लघु बीजाणु चतुष्क बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। ये देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, ये क्या है, टेट्राड। हिंदी में अगर चाहे तो लिख सकते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क बन गया, यहाँ पे तो 4 बन गया, एक काम खत्म, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनेंगे। परागकण क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कहां से उड़ते हैं, मेल से उड़ते हैं और फीमेल पे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये आपका हैप्लॉइड नंबर में क्या है, सेल है, 4 सेल यहाँ पे बनी, स्पोर टेट्राड, और उसके किनारे किनारे किसका फॉर्मेशन हुआ है, कैलोज का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, कैलोज का। एक चीज ध्यान देना, कैलोज का फॉर्मेशन हुआ, इसमें कितने केंद्रक है, सब में एक एक केंद्रक है। कितने केंद्रक है, एक एक केंद्रक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। विकास होगा तो यहाँ से हम एक सेल को निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से होगा। सपोज दैट ये आपका हैप्लॉइड नंबर है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से देखिए विकास हो रहा है इसका, इसमें दो नहीं, ये 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, रिक्तिका का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, रिक्तिका। और ध्यान देना, प्लांट सेल में 90% भाग किसका होता है, इसी का होता है। अगर हम यहाँ बात लिख भी दे रहे हैं, पादप कोशिका में 90% भाग किसका होता है,
रिक्तिका का होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, ध्यान देना, समसूत्री विभाजन यहाँ पे लिख दिए हैं। जब समसूत्री विभाजन होगा तो जान ही रहे हैं समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक से दो सेल बनेंगी, लेकिन दोनों में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बराबर बराबर होंगे, आधे आधे नहीं होंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर हम यहां फिर से अगर एक बार आप देख लीजिए, अगर भूल गए हो तो, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री। ठीक है, अगर हम बात करें आप में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 23, और टोटल कितने होंगे, 46, 46 और 46 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कितने हो गए, 46। ठीक है, इनसे जब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। पहले स्टेज में कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो। हमेशा ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों को, क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, नीट या कोई भी कंपटीशन अटेंड करेंगे, तो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं और फिर आप भूल जाते हो। आपको पता रहता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, भूल जाते हो। तो यहाँ पे 23 और 23 एक चरण हो गया। ठीक है, सेकंड चरण क्या होगा, ये तो आधी हो गई ना। अर्धसूत्री विभाजन क्या होती है, क्रोमोसोम्स की आधी हो जाती है फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में। लेकिन द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में जो पहले चरण में कोशिकाएं बनी और फिर से क्या होंगे, विभाजित होंगे। तो यहाँ पे कितने बने, सेम ही होगा, 23। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, 23 ही बनेंगे। और यहाँ पे भी 23, मतलब इसका आधा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेज। ये तो आपका अर्धसूत्री विभाजन हुआ, सिंपल से। हालांकि आप 11th क्लास में कोशिका विभाजन पढ़े होंगे तो ध्यान भी होगा आपको अच्छे से, अगर आपने ध्यान दिया होगा, याद किया होगा। तो यहाँ पे कितने होंगे, 46 और 46। बस फर्क क्या है, यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी, यहाँ पे 4 बनेंगे। ठीक, तो ये बात थी किसकी, हमारी विभाजन की, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। समसूत्री विभाजन में होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा ना, दो न्यूक्लियस बनेगा। तो एक न्यूक्लियस यहाँ बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है। समसूत्री विभाजन में तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या है, असमान, क्या हो रहा है, असमान कोशिका का फॉर्मेशन हो रहा है, असमान रूप से समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जब ये दो हो ही गए हैं, जब ये दो हो जाएंगे तो यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य होगा वो सघन रूप से क्या करेगा, यहाँ पे इकट्ठा करने लगेगा। ठीक है, और ध्यान देना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगे, कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगेगा, कहाँ, यहाँ बीच में ऐसे। ठीक है, और ये जो है नीचे की सेल है जो छोटी है, इसको हम क्या कहेंगे, जेनरेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, जेनरेटिव सेल। और ये बड़ी वाली कोशिका क्या होगी, वेजिटेटिव सेल। ध्यान देना, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एक हो गई जनरेटिव। अगर जनरेटिव की बात करें तो जनन कोशिका, और ये क्या हो गई, कायिक कोशिका। क्या हुई, कायिक कोशिका। बहुत ध्यान से देखिएगा और बुक तो जरूर रखे रहिएगा अपने पास में। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, वो अपने साथ में रखे रहिए। उसमें जो फिगर्स दिए गए हैं, अगर हम फिगर की बात करें तो 20 नंबर, पेज नंबर 24 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्पोर टेट्राड ऐसे बना होगा, इस तरह से। और उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे, अगल बगल 3 पॉलन ग्रेन्स बने हैं, तीनों डिफरेंट शेप के हैं। ठीक है, उनका जो शेप है डिफरेंट है। और अगर और आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो वहीं से नीचे जो लघु बीजाणु बना है, लघु बीजाणु से 2-3 फिगर और नीचे तक बने हैं, जो किसका क्या दिखाते हैं आपको, कि पराग कण का विकास कैसे होता है, किस तरह से लघु बीजाणु से पराग कण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जेनरेटिव सेल बनी, जिसको हम जनन कोशिका कहते हैं, और एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका का ही काम होगा आगे बढ़ना,
और कायिक कोशिका का जो काम है वो क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी, उसको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर चलते हैं यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? एक भित्ति का। और स्पिंडल फाइबर की बात करें तंतु की, तो आपने देखा भी होगा 11th क्लास में जो कोशिका विभाजन में होता है कि जो वो होते हैं तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गुणसूत्र को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक ऊपर की ध्रुव की तरफ ले जाते हैं, पोलर रीजन पे दोनों, एक ऊपर पोलर रीजन और एक नीचे डाउन पोलर रीजन पे। ठीक है, तो ये क्या है आपके? यहाँ पे भित्ति निर्माण हो गया, भित्ति निर्माण हो गया। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं। ये जो आपकी कायिक कोशिका है बड़ी हो गई है, और जो ये आपकी जनन कोशिका है ये आपकी छोटी कोशिका है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितनी कोशिका है? 2 कोशिका है ना। द्विकोश की संरचना ही क्या होगी? परागकण होगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, द्विकोशिकीय संरचना ही क्या है? परागकण। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे द्विकोश की नहीं कहना है, केवल ये संरचना, ये द्विकोशिका से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं इसका। ये क्या है? द्विकोश की संरचना ही क्या है? आपका परागकण है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका ये इधर। अगर देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस वाले फिगर में, यहाँ पे ये, इसके पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको, आपका जो लघु बीजाणु था वहां पे कितनी पाली थी? जो परागकोश था, पॉलन सैक था, उसमें 2 पालित थी ना। पॉलित मतलब बीज से जुड़ा हुआ कोई भाग हो, उससे जुड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ना, अगर बाहर से देखें स्पेस है इसमें। अगर बात करें उसमें एक पतली झिल्ली पाई जाती है परागकोश में। और जब परागकोश क्या होते हैं? मेच्योर हो जाते हैं, तो स्फुटित हो जाते हैं, फट जाता है। जो परागकोश होता है वो फट जाता है किनारे से, और जो पॉलन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। कहाँ के लिए? जिस काम के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने भैया? वर्तिकाग्र पे जाएंगे, हाँ, वहां पे उनका क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करेंगे और फिर चले जाएंगे क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? स्पोरटेट्रॉड है। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क है, चतुष्क है। और इनमें कैलोस, किनारे किनारे किसका फॉर्मेशन हुआ था? हाँ, बात बताया था ना, कैलोस। अब बात आई कैलोस को तोड़ने की, तो कैलोस को तोड़ेगा कौन? भाई टूटेगा तभी तो स्फुटन होगा, तभी तो जो पराग कण है वो बाहर निकलेंगे। टूटेगा ही नहीं तो क्या होगा? निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कैलोस के लिए क्या होते हैं? कैलेस। ठीक है, ये कैलोस है। कैलोस को तोड़ने के लिए किसका श्रावित होता है? यहाँ पे अंदर टैपिटम जो है किसका श्रावण करती है? हाँ, कैलेस का। ठीक है, कैलेस। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखिए तो जो वो होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, एंजाइमेज होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं? तोड़ते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में करते हैं। तो कैलेज इज ए टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होता है। क्या करता है ये एंजाइम? हाँ, ये एंजाइम कैलोस को तोड़ देता है। कैलेज नामक एंजाइम क्या करता है? कैलोस को तोड़ देता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्फुटन से पहले टैपिटम क्या करता है? एक एंजाइम स्रावित करता है जिससे हम कैलेज कहते हैं, जो किसको तोड़ता है? कैलोस को। जो कैलोस की परत होती है इसको तोड़ देता है, तभी स्फुटन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम चलते हैं टैपिटम। और एक चीज टैपिटम के बारे में जान लीजिए, यहाँ पे टैपिटम, इसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कैलोस को कौन तोड़ता है? ब्रेक डाउन करता है। अगर ब्रेक डाउन ना करे तो क्या होगा? ब्रेक डाउन ना करे तो स्फुटन ही नहीं होगा। स्फुटन नहीं होगा तो अंदर पड़े के पड़े रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। किसका? पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो ये 2
पदार्थ का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। कौन? टैपिटम। किसका किसका? एक तो करते हैं आपके उसका स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का, और दूसरा जो है वो आपका है यूबिस। यूबिस को अगर हम बात करें तो लिपिड की तरह होता है, ठीक है। किसकी तरह होता है? लिपिड की तरह होता है, वसा की तरह होता है यूबिस। यूबिस और स्पोरोपोलेनिन, ये दो चीजों का फॉर्मेशन करता है, ठीक। कैलोस की बात तो हो गई। कैलोस क्या करता है? कैलोस को तोड़ने के लिए कैलेज का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम होती है, कैलेज एंजाइम होती है। मतलब जब वो मेच्योर हो जाते हैं तब कैलेज का फॉर्मेशन होता है और वो तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो जो टैपिटम होता है वो दो तरह के क्या करता है, स्रावित करता है पदार्थ। एक क्या हो गई आपके यूबिस हो गई और दूसरी क्या है, स्पोरोपोलेनिन। और अगर हम बात करें आपके दांत में, आपके शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो इनेमल होता है, जो दांतों में होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो यहां पे अगर बात करें प्लांट सेल में तो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये सबसे क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। कहां पे पाया जाता है? जो आपके परागकण है, परागकण के बाहरी सिरे पे पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? बाहरी सिरे पे पाया जाता है। और आपके मन में एक क्वेश्चन और उठेगा, अगर ये बाहरी परत पे पाया जाता है तो जो परागकण में वो होता है, जर्मिनेशन होता है, वो कैसे होता होगा? उसमें जो जनन छिद्र होता है वो कैसे होता है, कैसे वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, है ना। इस बारे में तो आप मन में आपके डाउट उत्पन्न हो रहा होगा ना, तो उसका भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं आपको। तो आइए पहले यहाँ देखते हैं। तो टैपिटम क्या किया, यूबिस और स्पोरोपोलेनिन का श्रावण किया, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करने के बाद यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं, जो आपका ये 4 लेयर थी ना, बाह्य त्वचा, अंतस्थ त्वचा, मध्य लेयर और टैपिटम। टैपिटम के बीच में ही क्या था, सेल होता था आपका, कोशिका होती थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, ये टैपिटम क्या करता है, लिपिड और स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन की। क्या होता है, ये द्विकोशिकीय होता है ना, द्विकोशिकीय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। यहाँ पे हमने बताया होता है द्विकोश की संरचना ही परागकण है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, ये जो है आपकी क्या है, ये जेनरेटिव सेल है, ठीक है। क्या है, जेनरेटिव सेल है। और ये सॉरी जेनरेटिव सेल तो नीचे वाली भाई, छोटी वाली, ठीक है, जेनरेटिव सेल है, ठीक है। अब यहां पे देखिए सेल वॉल ये है, और प्लांट सेल में हमेशा ध्यान देना, प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेल वॉल की बनी होती है, उसमें पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिका भित्त होती है, ठीक है। और ये इंटाइन है, इसका अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, आंतरिक त्वचा को इंटाइन कहते हैं, या और बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं, बाह्य चोल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्साइन, ठीक है। हिंदी भी लिख दे रहे हैं, बाह्य चोल और आंतरिक चोल, ठीक है, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं, ये जो देखिए थोड़ा निकुले टाइप के हैं, नुकीले टाइप के, ये क्या है, यही स्पोरोपोलेनिन है। क्या है, स्पोरोपोलेनिन है। और जो बीच बीच में होता है ये यूबिस होते हैं, ठीक है। यूबिस का काम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करें, यूबिस क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ क्या करते हैं, श्रावित करते हैं, ठीक है। क्यों श्रावित करते हैं, अब ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि जब हमारा परागकण मैच्योर हो जाता है और उड़ के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो जिससे चिपक जाए, और किसके माध्यम से जाता है, कीट पतंगों के माध्यम से जाता है ना। किसके माध्यम से जाता है, कीट पतंगों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से। तो जब पुष्प पे भंवरे कीट पतंगे बैठते हैं
तो वहां से जो पराग कण होता है वो चिपक जाता है। किसकी वजह से? जो यूबिस होते हैं, यूबिस कण होते हैं चिपचिपे से, उनकी वजह से वो जो पॉलन ग्रेन है हमारा चिपक जाता है और वो कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र पे। हालांकि वर्तिकाग्र पे भी चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है ना चिपकाने के लिए, कि चिपका लेंगे और फिर वहां पे थोड़ी सी नमी होगी और उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो यूबिस का काम तो जान लिए। अब स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है पता है आपको? पॉलन जो है बहुत दिनों तक वैसे पड़े रहते हैं, हालांकि कार्य क्षमता भले उनकी खत्म हो जाए, ठीक है, कार्य क्षमता हर, जैसे अगर गेहूं और धान की बात करें, अगर वो अपने पॉलन सैक से निकल गया है तो 30 मिनट से ज्यादा तक नहीं उनमें कार्य क्षमता होती है। मतलब कि 30 मिनट के अंदर वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है, स्टिग्मा पर पहुंच गया, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसमें सोलेनेसी की बात करें हम, अगर सोलेनेसी प्लांट की, सोलेनेसी प्लांट के पौधों की, ठीक है, तो ये कई महीने, एक महीने से ज्यादा तक रहते हैं। ठीक है, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, हाँ, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं महीनों तक कार्य क्षमता से युक्त होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है? संरक्षित करना काफी दिनों तक, किसको? पॉलन ग्रेन को। तो इसको समझ गए आप। अब आते हैं हम लास्ट जो है आपका जनन छिद्र की, जो बात आपको बताया था कि जब उस पे स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो कैसे जर्मिनेट करेंगे? अरे भाई, अभी आपके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग हो जाएगी तो आप उठ पाओगे, निकल पाओगे वहां से? नहीं निकल पाओगे ना, जब तक उसको तोड़ा ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है इसमें हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर जनन छिद्र हो तो वो कैसे खुलेगी अगर स्पोरोपोलेनिन उस पर पाया जा रहा है। तो स्पोरोपोलेनिन, हाँ, एक चीज और, उस पर अम्ल उम्ल का भी कोई असर नहीं पड़ता, इतना हार्ड होता है। ठीक है, सब मिला जुला के सुरक्षित करने का काम करता है, किसको? पॉलन ग्रेन को। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपका स्पोरोपोलेनिन है। क्या है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है कि ये किनारे किनारे पर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, गार्ड का काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, बीच बीच में यहाँ पे जो आउटर लेयर है स्पोरोपोलेनिन की वो नहीं है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर हम बात करें दूसरे कलर से, देख लीजिए ये, ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है, आंतरिक भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, यहाँ पे भी फूला हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है? यहीं से जर्मिनेट होते हैं ये। कौन? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन यहीं से होता है। और इसमें देखिए जनरेटिव सेल यहाँ पे है, ये ट्यूबर न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें क्या भरे हैं? जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक्जाइन है, ये इंटाइन है, दो लेयर है ना। एक्जाइन क्या हो? स्पोरोपोलिन है, और इंटाइन क्या है? आपका आंतरिक त्वचा है उसकी। और ये जर्मपोर होते हैं, ये जो छोटे छोटे, इन्हीं को क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। अब अगर बात करें जो हमारा, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें, ये आपका ये जो है, इसमें जो जनन छिद्र है, इसके आगे हम देखते हैं जनन छिद्र कैसे जर्मिनेट करता है। तो एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये आपकी स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा पे जब पॉलन आएगा, या इधर से देख लेते हैं, स्टिग्मा पे जब पॉलन आएगा तो पॉलन तो ऐसे ही रहेगा ना। अब जो जनन छिद्र है, जनन छिद्र से इसका क्या होगा? जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेट कर जाएंगे। और इसमें जो यूबिस होते हैं, यूबिस कण होते हैं, वो क्या करते हैं? चिपचिपे पदार्थ होते हैं, चिपकने का काम करते हैं किस पे? स्टिग्मा पे, कहीं इधर उधर ना जाए, स्टिग्मा पे ही पड़े रहे। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई। कहाँ? लघु बीजाणु से क्या बना आपका? पॉलन ग्रेन। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं सारी प्रोसेस शॉर्ट में। आइए देखते हैं। माइक्रोस्पोरोसाइट है, लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बना? लघु बीजाणु बना। और लघु बीजाणु से फिर क्या बनेगा? परागकण। तो इतना लंबा जो सफर है उसमें देखते हैं, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा फर्स्ट,
2 बनेंगे, फिर सेकंड विभाजन होगा तो 4 बनेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद ये देखिए चारों कोशिकाएं एक साथ हैं, जिनपे कैलोस की क्या है, कैलोस की क्या है, लेयर बनी हुई है और हैप्लॉइड नंबर में। फिर इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें फिर समसूत्री डेवलपमेंट होगा न्यूक्लियस का, और फिर उसमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल्स बनेंगे, रिक्तिका बनेंगी। ध्यान दीजिए, रिक्तिका जो है पादप कोशिका की 90% हिस्सेदारी रहती है, 90%। उसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है। ठीक है, या 2 न्यूक्लियस यहाँ फॉर्मेशन, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, जेनेनिक, और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव। ठीक है, तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका, ठीक है, बनी। उसके बाद जनन कोशिका के किनारे किनारे कोशिका द्रव्य का क्या हुआ, जमाव वाड़ा हो गया, और वहीं पे क्या हुआ, भित्ति का फॉर्मेशन हो गया, और दोनों अलग अलग हो गए, मतलब एक ही में है, बस एक दीवार का वो हो गया। और जो जेनेनिक सेल होती है ये क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका फिगर है यहाँ पे, ठीक है, ये इसमें देखते हैं, इसमें सेम वही कंडीशन है, 4 क्या है, टेट्राड है, स्पोर टेट्राड है ना। और फिर इनमें क्या होता है, ये जो कैलोज होती है इसको तोड़ने का प्रोसेस होता है। तोड़ने क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि स्फुटन होगा, स्फुटन जब तक नहीं होगा तब तक ये बिखरेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो ये क्या है आपका, इसमें एक जाइन, इंटाइन और आपका पैक्टिन सेलवाल जो बनी है, द्विकोशिकीय सेलवाल है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन हुआ, और ये यूविस कण होते हैं। ठीक है, और जनरेटिव सेल होती हैं। ठीक है, ये जनन कोशिका। उसके बाद हम बात करते हैं सीधे से ये जर्म पोर की, जो जनन छिद्र होता है उससे। तो जनन छिद्र की जगह केवल छूटी रहती, बाकी जगह पे स्पोरोपोलेनिन का कवरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इसका ये जो कहा जाते हैं परागकण, वर्तिकाग्र पे जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं, और स्टिग्मा पे जाने के बाद वही जो जनन छिद्र बताए थे जहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, वहीं से उसका जर्मिनेशन होगा और क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर परागकण देखना हो तो क्या करोगे, परागकण अगर आप इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, अगर परागकण आपको देखना हो तो क्या करोगे, एक गुड़हल का फूल तोड़ लेना। ठीक है, और उसमें जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के अगल बगल छोटे छोटे तंतु होते हैं, तंतुओं पे पीले कलर के कुछ दाने दाने से लगे होते हैं, वही क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे स्लाइड पे, तो अलग अलग जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उनमें सब में अलग अलग परागकण होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ एक चीज और, परागकण क्या करते हैं आपका, वो क्या कहते हैं उसको, एलर्जी, कुछ परागकणों से एलर्जी होती है। जैसे कि अगर पार्थेनियम की बात करें, गाजर घास की, ठीक है, जो कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, गेहूं जब आयातित हुआ था, ठीक है, तो वहां से आया हुआ था, और सर्वव्यापी इस समय हो गई है। ठीक है, बहुत तेजी से वो फैलती है। ठीक है, तो परागकणों से क्या होता है, एलर्जी भी होती है। हाँ, परागकण क्या होते हैं, पोषण के लिए भी काम आते हैं। पोषण मतलब जैसे जो घोड़े होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो धावक होते हैं उनको परागकणों का जो पोषण होता है वो गोली के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, और अगर संरक्षित करने की बात करें तो काफी दिन तक ये पड़े रहते हैं। एक चीज और, पॉलन बैंक होता है आपका। ठीक है, पॉलन बैंक की बात थोड़ा सा कर लें, पॉलन बैंक, ठीक है, पराग बैंक। अगर हम बात करें, स्पर्म बैंक भी होता है ना, सीड बैंक भी होता है, मतलब जहां पे सीड का कलेक्शन किया जाता है, एक टेम्परेचर में दिया रखा रहता है जिससे वो सुटेबल रहे, उनमें जर्मिनेशन ना हो जब तक कि वो मिट्टी में ना जाए। ठीक है, तो पॉलन बैंक भी होता है जहां पे विभिन्न परागकणों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये परागकण जो है फॉर्मेशन आपका हो गया, निर्माण हो गया लघु बीजाणु से। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।